आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कहावत आपने और जरूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। एक लड़की जिसकी कहानी आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग उसको लेकर के बड़े उत्सुक हैं। अर्चना तिवारी, जो कि जज बनने की तैयारी कर रही थी, वो गायब हो गई, लापता रही। करीब 12-13 दिनों तक वो लापता रही। उसके बाद में वो लड़की मिल गई, और लड़की जब मिली तो लड़की के मिलने की कहानी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट इस खबर में निकल करके सामने आई है, जो नया मोड़ निकल करके सामने आया है, उसमें यह पता चला है कि इसके दोस्त ने ही, अब वो कथित तौर पर दोस्त है, उसके दोस्त ने ही पूरा भंडाफोड़ किया है। जिनको इस खबर के बारे में नहीं पता है, मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में इसके बारे में बता देता हूं, फिर ताजा अपडेट इस खबर में जो निकल करके सामने आया, नया मोड़ निकल करके सामने आया, वो आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली अर्चना तिवारी जज बनने की तैयारी कर रही थी, सिविल जज बनने की तैयारी। इस बीच में 7 अगस्त को रक्षाबंधन पर वो अपने घर कटनी जाने के लिए रेल से निकली थी, लेकिन इस बीच में रास्ते नर्मदापुरम से, होशंगाबाद से वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में चारों तरफ हाहाकार मच गया कि कैसे एक लड़की गायब हो गई। खबरें हमने भी दिखाई, खबरें बहुत जगह पर चली। उसके 10-12 दिनों के बाद में लड़की नेपाल बॉर्डर से मिलती है। वहां से जो लड़की लापता थी वो नेपाल बॉर्डर से मिली, और नेपाल बॉर्डर से जब ये लड़की मिली तो उसके बाद में कुछ चीज सामने आई। 2 बातें ये सामने आती हैं कि इटारसी में इसका एक दोस्त था, सारांश नाम का एक दोस्त था, जो इसका इंतजार कर रहा था, और उसी ने गाड़ी के रास्ते से इसको सब जगह पर घुमाया। एक दूसरा व्यक्ति तेजिंदर, उस व्यक्ति ने भी इस लड़की की मदद की। यहां तक कि ये कहानी आपको पता चली होगी, या यहां तक कि ये कहानी इस लड़की की है। अब इसमें जो ताजा अपडेट, बड़ा एक नया मोड़ निकल करके सामने आया है, वो सुनिए, और ये भी दिमाग को हिला देने वाला है। जो व्यक्ति इसकी मदद कर रहा था, तेजिंदर, जिस व्यक्ति ने इसके कपड़े ले जाकर के दूर जंगल में फेंके, वो व्यक्ति उसी रात दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और वो एक अलग चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं। ये लड़की खुद है एक कैरेक्टर, इसके साथ में ही सारांश, इसका जो दोस्त है, वो अटैच हो जाता है। तीसरा जो पहलू है उसमें 2 लोग हैं, एक तेजिंदर है और दूसरा राम तोमर है। राम तोमर, उसकी मंशा क्या थी, वो इसको क्यों परेशान कर रहा था या बार बार क्यों फोन कर रहा था, वो भी एक पहलू इसमें निकल करके सामने आया है। लेकिन इस पूरी कहानी का भंडाफोड़ कहां से हुआ, ये आज जो सामने आया है। पुलिस ने इसके दोस्त या कथित तौर पर बॉयफ्रेंड आप कह सकते हैं, उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने सारे राज उगल दिए। सारांश ने बताया कि कैसे वो इसको छोड़ करके गया, और अभी तक जो कहानी आ रही थी निकल करके सामने कि ये लड़की बस उसकी गाड़ी से घूम रही थी, ऐसा नहीं है। ये लड़की सुजालपुर से बुरहानपुर पहले जाती है, और उसके बाद में बुरहानपुर से हैदराबाद ये बस के जरिए जाती है। इतना लंबा सफर इस लड़की ने बस के जरिए तय किया, और उसके बाद में इस लड़की ने हैदराबाद से दिल्ली की दूरी, पहले तो कहा जा रहा था कि ये जयपुर जोधपुर गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हैदराबाद से और दिल्ली ट्रेन के रास्ते आती है, और फिर दिल्ली से नेपाल ये लड़की जाती है। अब इसमें जो सारांश जोगचंद्र, उसका पूरा नाम है, इसके दोस्त का नाम है सारांश जोगचंद्र, वो लड़का इसकी मदद कर रहा है, वो लड़का इसके साथ है। वो लड़का इसको एक आदमी के साथ में नेपाल में कनेक्ट करवाता है। अब आप सोचिए कि कितने ऐसे आदमी होंगे जिनके नेपाल में दोस्त होंगे, या नेपाल में कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य आदमी होगा जिसका कोई नेपाल में कोई दोस्त होगा। जाहिर सी बात आप ये कह सकते हैं कि फला टाइम पर उज्जैन में कोई लड़का हमारे साथ में काम करता था, पढ़ता था, या फिर जयपुर का कोई आदमी, या हैदराबाद का कोई लड़का, या चेन्नई का, कश्मीर का, आप कह सकते हैं। लेकिन नेपाल का कोई आदमी आपका दोस्त हो, आमतौर पर ऐसा संभव नहीं होता है।
और आमतौर पर तो आपके राज्य से बाहर के भी दोस्त नहीं रखते हैं अगर आपने कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की है तो। लेकिन सारांश नाम का ये लड़का नेपाल के अंदर एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात करवाता है, अर्चना तिवारी की, वहां पर होटल दिलवाता है, फोन दिलवाता है, सब कुछ उसको मुहैया करवाता है। लेकिन इससे पहले ही ये लड़की भारत का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल पहुंच पाती, ये पुलिस के द्वारा पकड़ ली गई। और पुलिस के द्वारा जब पकड़ी गई तो ये लड़की अभी भी इस बात को कह रही है, पुलिस ने जब इसको पकड़ा तब भी इस बात को कहा कि घर वाले मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहते थे, मैं पढ़ाई करना चाहती थी, यही एक एंगल है। अब इस एंगल को लेकर के क्या वाकई यह संभव है कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए? संभव है, हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज और है। लड़की जो है वो कटनी में, अपने गृह जिले कटनी के अंदर छात्र नेता भी रही है। तो आपको लगता है कि कोई लड़की जो छात्र नेता रही है, कोई लड़की जो वकालत कर रही है, कोई लड़की जो जज बनने की तैयारी कर रही है, क्या वो इतनी डरपोक या इतनी दबी हुई होगी कि वो अपने घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करेगी? लेकिन ये लड़की कह रही है कि मैंने घर वालों को सबक सिखाने के लिए कि तुम मुझे जबरन रिश्ता कर रहे थे, मेरी शादी कर रहे थे, मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे थे, एक पटवारी के साथ में शादी तय कर दी गई, रिश्ता तय हो गया था, और उसको जो है छोड़ने के लिए और घर वालों को सबक सिखाने के लिए इसने कहानी रची। अब यहां पर दो सवाल और उठते हैं कि कोई सामान्य लड़की हो जो घर से ना निकली हो तो समझ में आता है कि घर के दबाव में होगी या फिर उसके मन में टीस होगी। लेकिन जो लड़की इतनी वोकल है, जो लड़की खुद 29 साल की है, जो लड़की इतने लोगों के साथ में प्रैक्टिस कर चुकी है, वकालत में कई लोगों के साथ में उसके संबंध रहे हैं, संबंध दूसरे वाले नहीं कह रहा मैं, गलत संबंध नहीं कह रहा, शारीरिक संबंध नहीं कह रहा हूं मैं, बातचीत के संबंध। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ में आपके संबंध बनते हैं, ताल्लुकात होते हैं आपके, तो जाहिर सी बात है आपका माइंड ब्रॉड होता है, आप कई चीजों को लेकर के अलग अलग नजरिए से सोचते हैं। और जब आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत बार पब्लिक डीलिंग में भी अपने आप को लेकर के जाते हैं, पब्लिक डीलिंग आप करते हैं। तो आप घर वालों के साथ में डील नहीं कर पा रहे थे, घर वालों के साथ में बात नहीं कर पा रहे थे। ये बात सही है कि किसी की पर्सनल लाइफ किस तरीके से होगी, इस बात का आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसके पिता किस मिजाज के होंगे, उसके परिवार के लोग किस मिजाज के होंगे, या ये लड़की खुद किस मिजाज की होगी, व्यक्तिगत तौर पर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस खबर को मैं क्यों तवज्जो दे रहा हूं? इस खबर को मैं इसलिए तवज्जो दे रहा हूं, इसलिए हमें इस खबर पर बात करनी चाहिए, या इसलिए भी इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए कि हम ये समझ सके कि क्या वाकई हम जबरन अपने बच्चों पर अपने सपनों को थोप रहे हैं, हम जबरन अपने बच्चों को अपने बताए हुए रास्ते पर चलाने की जिद में हैं, या बच्चे वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया, माँ बाप ने हमारे लिए किस तरीके से मेहनत की है, या माँ बाप हमारे लिए क्या बेहतर रास्ता चुन रहे हैं। क्या ये दो पहलू नहीं होने चाहिए? एक तरफ सारांश जोगचंद्र वो लड़का है जो कि अब खबर ये भी सामने आ रही कि इसके साथ में ही ट्रेन में गया था, और फिर बाद में इन्होंने ट्रेन में बिल्कुल जो इंजन के बाद का डिब्बा होता है वहां से ये लोग उतरते हैं और फिर स्टेशन से एग्जिट नहीं करते, क्योंकि स्टेशन से एग्जिट करते हैं तो सीसीटीवी में कहीं ना कहीं नजर आ जाता। इन लोगों ने आउटर से जो है वो एग्जिट किया, और आउटर से एग्जिट करने की वजह से ये सीसीटीवी में नहीं आए। 12 दिनों तक 70 लोगों की खास टीम बनाई गई थी, और 70 लोगों की खास टीम, स्पेशल टीम, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सीडीआर इसके फोन का खंगाला गया, लेकिन सीडीआर में बातें स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि ये लड़की लगातार सारांश के साथ में व्हाट्सएप कॉल के जरिए कनेक्टेड थी। सीडीआर में आप किसी से अगर डायरेक्ट कॉल करते हैं तो उसका नंबर आता है, लेकिन फिर भी पुलिस ने सीडीआर को ज्यादा खंगाला तो सारांश का नंबर ज्यादा आ रहा था। बाकी लोगों के मुकाबले सारांश से ज्यादा बातें हो रही थी। तो फिर उसके बाद में सुजालपुर से सारांश को पुलिस ने पहले उठाया, उठाने के बाद में इससे पूछताछ की, थोड़ी सख्ती दिखाई, और उसके बाद में सारांश ने सब कुछ उगल दिया। एक और लड़का जो कि तेजिंदर
इसके कपड़े फेंकता है, इसके मोबाइल फेंकता है, वो उसी के एक अलग केस में उसी रात दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, चोरी के केस में। जाहिर सी बात है, ये लड़की वकील रही तो इसलिए इसके संबंध अलग अलग लोगों से भी थे और ऐसे लोगों से भी थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के भी थे। हरदा के अंदर ये लोग पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन अभी भी ये बात तय नहीं हो पा रही है कि ये सारांश जोगचंद्र क्या वाकई इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते उसकी मदद कर रहा था या फिर इन दोनों का आपसी में कोई संबंध है। लड़की सरासर इस बात को नकार रही है, पुलिस भी इस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है कि इन दोनों का संबंध है। लेकिन वाकई हमें इस बात को देखना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आज हालात बन रहे हैं, जब हम एक सेकंड भर में वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर, और वैसे इतने सस्ते मोबाइल हो गए हैं, फ़ोन कॉल इतनी सस्ती हो गई है, हम किसी के साथ में भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से आपसी संवाद में हम कितने दूर दूर हो गए हैं कि हम अपने माँ बाप से कट गए हैं। इस लड़की ने इस लड़के की मदद ली, अर्चना ने सारांश की मदद ली। अगर ये अपने घर में किसी से इतनी बात कर लेती तो शायद यहां तक बात नहीं बनती, या इसके परिवार वाले इतनी दौड़ धूप अब जो उन्होंने की, इतनी परेशानी जो अभी उन्होंने उठाई, अगर खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचारों से अगर अपनी लड़की की बात को तब समझ लेते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। और इस सब के बीच में पटवारी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल है। पटवारी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि पटवारी बच गया, ये फला फला बातें कही जा रही। हम कहते हैं पटवारी को इस मामले में आप साइड में रखिए। मसला अर्चना और सारांश का है, मसला अर्चना और उसके परिवार का है, मसला हम सबके परिवारों का है कि क्या हम अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, क्या हमारे बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड हैं या नहीं है। ये बहुत जरूरी है। ये कैसे हो रहा है कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे मदद नहीं ले रहे हैं, और किसी गैर को, किसी अजनबी को, किसी दोस्त को वो अपना इतना बड़ा हमदर्द बना लेते हैं कि उसके साथ में इतनी इतनी जगह तक, इतने इतने दिनों तक घूमते हैं और उससे अपने दिल की बात कह लेते हैं और हमसे अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। ये खबर इसलिए समझनी जरूरी है। तो बहरहाल इस मामले में जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया वो मैंने आपके सामने रखा। आप लोग बताइए कि क्या वाकई हमें एक समाज के तौर पर इस बात पर जोर देना चाहिए कि नहीं कि हम अपने बच्चों से संवाद कर पा रहे हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।